दोस्तों ये स्टोरी का 63 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। राजवीर को रूही की बात पर हंसी आ रही थी, वहीं रूही उठकर बैठ गई और गुस्से में राजवीर को देखने लगी। राजवीर भी अब उठकर बैठ गया और रूही को देखकर बोला, तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते कहाँ से हैं? रूही बोली, कभी खुद को देखा है? देखो कभी आईने में, कहीं से भी 50 साल के नहीं लगते। पिछली बार पार्टी में गए थे ना, क्या कहा था मिस्टर मेहरा ने कि मिस्टर राजवीर आप तो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, और वह लड़की तुम्हें ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे अभी खा जाएगी। मुझे तो लगता है नित्या का यह प्लान है तुम्हारे करीब आने का। वैसे विवाह तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही अपसेट है। राजवीर वह तो बस हंस रहा था, उसे रूही की बात पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वह बोला, चलो मान लेता हूँ तुम्हारी बात सच है, लेकिन मुझ पर तो यकीन है ना? रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम पर तो बिल्कुल यकीन नहीं। मैंने कितनी बार कहा है जिम मत जाया करो, और थोड़ा सा बेली फैट निकल जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन नहीं, इतने हैंडसम बनकर घूमते हो कि कोई भी देखेगा तो कहेगा युग का भाई है। पापा तो कोई नहीं कहेगा। राजवीर हंसकर बोला, और तुम्हें तुम्हें माँ कौन कहेगा? खुद का नहीं देखती? अब भी वैसी की वैसी ही हो। अब जब तुम इतनी खूबसूरत हो, अच्छी हो, तो मुझे तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान ना दूं और मेरी रूही को कोई और ही उड़ाकर ले जाए। रूही ने राजवीर के होठों पर अपना हाथ रख दिया और हल्के गुस्से में बोली, ऐसी बातें मत करो। मुझे कोई क्यों ले जाएगा, बल्कि मैं ही बेवकूफ थी जो उस अभय के चक्कर में आ गई। इतना कहकर उसने राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर ने रूही पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मजाक कर रहा था? तुम तो सीरियस हो गई। तुम भी तो मजाक कर रही थी। मैं तो हंस रहा था, लेकिन मैं मजाक करता हूँ तो तुम ऐसे ही सीरियस हो जाती हो। रूही बोली, वह सब ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे दूर नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। बहुत मुश्किल से पाया है मैंने तुम्हें। इतने पापड़ बेले हैं, घर का सारा काम सीखा, कूड़े वाले से बात की, सिलेंडर वाले से बात की, अपनी जिंदगी में जो काम कभी नहीं किए वह सब किए, बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। रूही की आंखें भर आई, क्योंकि उसे वह पल याद आ गया जब वह राजवीर को इम्प्रेस करने के लिए उसके घर का सारा काम करती थी। राजवीर ने अपनी पकड़ रूही पर कस दी और उसके सर को सहलाते हुए बोला, सॉरी रूही, मैं तुमसे वह सब काम कराना नहीं चाहता था। बस यह सोचता था कि तुम खुद ही मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं तुम्हें वह सब नहीं दे पाता जो तुम डिजर्व करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। चाचू कहते थे मुझे कि रघुवंशी खानदान की बेटियां संस्कार से लदी होती हैं, और सच में तुम बहुत अच्छी हो। रूही की आंखों में हल्का सा पानी आ गया था। फिर रूही राजवीर से दूर हुई और आंसू पोंछ कर बोली, राजवीर, मैं सच में नित्या की बेटी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं वह कैसी होगी। राजवीर बोला, अच्छी होगी। एक बात बताओ, जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई तब तुम भी तो कितना गुस्सा करती थी, और मैं सब कुछ सहता था। उसके बाद तुमने इतना कुछ सीखा, मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगी थी, तो क्या गरिमा हमारे बेटे से प्यार नहीं करेगी? तुम्हें लगता है कि कोई इंसान हमारे बेटे के पास रहेगा और उससे प्यार नहीं होगा? राजवीर ने आगे कहा, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ युग कितना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम उसकी शादी किसी और से कर देंगे तो युग उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में गरिमा ही रहेगी, वह कभी नहीं निकलेगी। अगर वह शादी करके गरिमा को यहाँ ले आएगा तो दो बातें होंगी, या तो वह गरिमा को अपने प्यार में कैद कर लेगा, या फिर वह गरिमा से धोखा खाएगा। दोनों ही स्रोतों में युग को समझ आ जाएगी। अब यह तो गरिमा की किस्मत है कि वह हमारे बेटे के दिल पर राज करे या हमारे बेटे को धोखा देकर चली जाए। समझ रही हो ना? तो रूही बोली, और अगर उसने मेरे बेटे को परेशान किया, उसे रुलाया, तो युग बोला, तो तुम भी टीवी सीरियल वाली सास बन जाना, माथे पर मोटी सी बिंदी लगा लेना और अपनी बहू को ठीक कर देना। रूही हल्का सा मुस्कुराकर बोली, राजवीर, आप जानते हैं मुझसे यह सब नहीं होगा। जो युग चाहता है उसे होने दो, देखा जाएगा। एक ही बेटा है हमारा, करने देते हैं मनमानी, पता नहीं क्यों। अब तो मेरा दिल भी कहता है कि गरिमा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गरिमा को अपने माँ बाप की सच्चाई पता नहीं, और जब वह यहाँ आएगी तो उसे धीरे धीरे अपने माँ बाप की सच्चाई पता चलेगी, और तभी वह पूरी तरीके से युग की हो जाएगी। रूही ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी।
रात के वक्त शिवाय और दिव्यांश दोनों ही गार्डन में खड़े हुए थे। दोनों ने ही अपने हाथों को बांधा हुआ था, शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गाड़ी गार्डन में आकर रुकी। उसमें से देव और क्रिस बाहर निकले। दोनों ही बात करते हुए अंदर जाने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर दिव्यांश और शिवाय पर पड़ी। दिव्यांश बोला, हमने कुछ गलती की है क्या? तो उसने कहा, पता नहीं। क्रिस थोड़ा सा आगे आया। शिवाय ने अपना हाथ मारने के लिए उठाया तो क्रिस एकदम से पीछे हो गया और बोला, मेरी शादी हो गई है भाई, थोड़ी शर्म करो, ऐसे मत कर मारो। इतना कहकर उसने बालकनी में देखा, जहां मीरा खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। क्रिस बोला, देखो मीरा भी देख रही है, बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज भाई बस यह बता दो हमने किया क्या है। दिव्यांश दांत पीसते हुए बोला, तुमने गौरव की बहन का पता लगाया था ना? क्रिस बोला, हाँ लगाया तो था, क्या हुआ? शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, दोनों के दोनों चुपचाप स्टडी रूम में आ जाओ, वरना मीरा हो या सरगम हो या कहीं का प्रधानमंत्री, मैं तुम्हें पीटने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगा। देव बोला, लेकिन पापा हुआ क्या है? दिव्यांश ने कहा, हुआ क्या है? वह गरिमा नित्या की बेटी है। सुनकर क्रिस और देव एक दूसरे को देखने लगे और फिर देव हैरानी से बोला, लेकिन वह तो बहुत मासूम और प्यारी सी थी। दिव्यांश ने कहा, मासूम और प्यारी ने युग को मर्डर के केस में फंसा दिया। अब चुपचाप अंदर चलो, वरना यहीं बजाना शुरू कर देंगे। दोनों ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों ही दिव्यांश और शिवाय के पीछे पीछे स्टडी रूम में आ गए। क्रिस और देव सर झुकाकर खड़े हुए थे और दिव्यांश उन्हें जी भरकर डांट रहा था। देव ने थोड़ा सा धीरे से कहा, पापा बस करो ना। और तभी शिवाय बोला, क्या पापा बस करो? अभी तो पापा बोल रहे हैं, अभी पापा का भाई नहीं बोलेगा? तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? कितनी बार समझाया है कि कभी भी किसी के बारे में पता करो तो एक बार चेक जरूर कर लो। चेक किया नहीं और भेज दिया युग को गरिमा के पास उससे दोस्ती करने, और वह चंट चालाक लड़की, उसने हमारे बेटे को फंसा लिया और हमारा बेटा इतना शरीफ उसकी बातों में आ गया। थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। क्रिस बोला, भाई इसमें हमारी क्या गलती है? आपने ही बचपन में सिखाया है लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। शिवाय बोला, हाँ इज्जत करनी चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि आंख बंद करके उन पर यकीन कर लो। कितने दिन रहकर आया है वहां? क्रिस बोला, यही करीब 2 हफ्ते। शिवाय ने कहा, और 2 हफ्तों में ही गेम खेल गई? छोड़ो, अब वह शादी करके इस घर में आ रही है। यह सुनकर देव और क्रिस दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और एक साथ बोले, क्या? शिवाय ने कहा, "हाँ, अब जो मैं बता रहा हूँ कान खोलकर सुन लो, आगे से गलती मत करना। इतना कहकर शिवाय ने उन्हें सारी बातें बताई। सारी बातें बताने के बाद शिवाय बोला, अब तो घर में आएगी तो बस उस पर नजर रखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन में ही सबको खीर में जहर मिलाकर मार दे। क्रिस बोला, मैं तो उसके हाथ का खाऊंगा नहीं। देव बोला, आपको लगता है कि वह किचन में काम करेगी? शिवाय बोला, तुम्हें क्या लगता है वह बेवकूफ लड़की है? 15 दिन तक उसने युग को इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाया है, तो क्या उसे खाना बनाना नहीं आता होगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका मन तो करेगा ही ना कि वह इस घर में कुछ बनाए और उसी में वह जहर मिला देगी। सारी कहानी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। देव बोला, चाचू आप डरा रहे हो? शिवाय ने कहा, और तुमने जो कांड किया है उसका क्या? मन तो करता है कि, इतना कहकर शिवाय रुक गया। दिव्यांश बोला, अच्छा आप दोनों जाओ और युग के पास मत जाना, वह पहले ही परेशान है। दोनों वहां से चुपचाप चले गए और दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यार यह कैसा हो गया पता नहीं मुझे भी। उन दोनों के जाने के बाद शिवाय बोला, यार मैंने युग की बात मान तो ली, लेकिन घबराहट मुझे भी हो रही है, कहीं सच में पहले ही रसोई वाले दिन खीर में जहर मिलाकर खिला ना दे। यह सुनकर दिव्यांश हंस पड़ा और फिर बोला, तू मरने से डरता है? शिवाय बोला, मरने से नहीं डरता यार, लेकिन अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। कैसे समझाऊं तुझे, मुझे नित्या पर भरोसा नहीं है, अब बहुत चिंता है, और अगर उसका परसेंट भी उसकी बेटी के अंदर है फिर तो मान ले घर में हम साथ साथ दुश्मन को इनवाइट कर रहे हैं। दिव्यांश बोला, अगर ऐसी बात है तो नहीं करते यह शादी। शिवाय ने कहा, नहीं यार, युग का दिल टूट जाएगा। उस लड़की ने सच में युग के साथ अच्छा नहीं किया, लड़ना था तो सामने से लड़ती, ऐसे पीठ पीछे वार करके नहीं। दिव्यांश बोला, या तो तू ठीक कह रहा है, बदला लेने के लिए उसने संतोष और सुभाष को भी मार दिया। शिवाय ने हैरानी से दिव्यांश को देखा और बोला, यार उन दोनों की डेथ कैसे हुई? क्या सच में नित्या ने अपने फायदे के लिए दोनों को मार दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गरिमा को कुछ पता ही ना हो?
कहीं ऐसा तो नहीं कि संतोष और सुभाष ने कोई गलती की हो। वह कितने सारे सवाल हैं दिमाग में। दिव्यांश बोला तो चलकर सो जा, बाकी देखते हैं क्या होगा। सिवाय बोला होना क्या है, अगर वह इस घर में आ गई ना तो सिक्योरिटी डबल करनी पड़ेगी और सबसे कह देना कोई उसके हाथ का बनाया हुआ कुछ ना खाए। दिव्यांश ने सिवाय की कमर पर हाथ रखा और बोला तो चल, ज्यादा मत सोच वरना तेरे सर के बाल जो अभी थोड़े ही सफेद हुए हैं सारे सफेद हो जाएंगे। इतना कहकर वह अपने भाई को ले आया। वहीं दूसरी तरफ युग बालकनी में खड़ा हुआ था। वह जब जब आंखें बंद करता उसे तब तब गरिमा का किस करना याद आता, तब तब उसे गरिमा की मासूमियत याद आती। तभी उसने अपना फोन उठाया और गरिमा को मैसेज किया, माय डार्लिंग मेरी याद आ रही है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ गरिमा भी बालकनी में खड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी युग चल रहा था। उसने अपनी आंख बंद की तो उसे युग दिखाई दिया। उसने झटके से अपनी आंख खोली तो और वापस आकर बेड पर लेट गई। जब जब आंखें बंद करती उसे युग दिखाई देता। उसकी मुस्कुराहट, उसका हेल्प करना, उसका बातें करना, कहीं ना कहीं गरिमा के दिल में भी युग में थोड़ी सी जगह तो बना ली थी। लेकिन तभी गरिमा खुद से गुस्से में बोली, क्या कर रही है तू, वह कहीं से भी तेरे लायक नहीं है। बस गरिमा ने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं युग की ओर आकर्षित हो रहा था। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युग की यादें उसके दिमाग में घूमती रही। तभी मैसेज, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। युग का मैसेज था। उसने गुस्से में बस्टर्ड लिखकर रिप्लाई कर दिया कि युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मैसेज टाइप किया, कभी सोचा नहीं था कि एक ही लड़की को 2 बार पटाना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग सीधी सादी को तो मैंने देख लिया, अब इस तेज तर्रार को भी देख लूंगा। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, टाइम वेस्ट कर रहे हो मत करो और जितना हो सके इस केस से बचने की सोचो। युग ने मैसेज सेंड किया, यह सब करने के लिए मेरी फैमिली में बहुत मेंबर हैं, मैं तो आशिक ही बनूंगा। गरिमा गुस्से में बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना आशिक बनाऊंगी? युग ने हंसकर कहा, तुम मुझे आशिक भी बनाओगी और पति भी, देखते जाना। मैंने जो पुलिस स्टेशन में बोला है ना वह सब सच होगा। गरिमा ने भी हल्के गुस्से में कहा, सपने बहुत देखते हो युग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। युग बोला, होगा, तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। वह सब छोड़ो, लड़ने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी तो हम प्यार की बातें करते हैं, शादी से पहले करते हैं ना, वैसी वाली बातें बताओ, तुमने क्या पहना है। यह सुनकर गरिमा की आंखें गुस्से में लाल हो गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, आ जाओ और देख लो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। युग ने अपना फोन देखा और हंसकर बोला, अब बेबी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर वह अपने कमरे से बहुत गुस्से में निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं गरिमा ने उसे बहुत हर्ट किया था। क्या कुछ सोचा था युग ने कि गरिमा अच्छी है, मासूम है, प्यारी है, यहाँ तक कि उसके साथ अपने फ्यूचर के सपने भी देखने लगा। लेकिन गरिमा ने क्या किया, दुश्मनी के चलते उसके दिल से खेलकर चली गई। और शायद यह गरिमा की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर सबसे अच्छा काम, क्योंकि अब युग उसे छोड़ने वाला नहीं था। युग सीधा क्रिस के कमरे में गया। इस वक्त क्रिस मीरा को गोद में लेकर बैठा हुआ था। जैसे ही युग कमरे में आया, मीरा झट से उठ गई। क्रिस ने हल्के गुस्से में कहा, तमीज नहीं है, बिना बात किए आ गए। युग बोला, वह सब बाद में, मुझे अभी इसी वक्त गरिमा से मिलना है। क्रिस आंखें फाड़े युग को देख रहा था तो उसने कहा, युग चलकर बात करते हैं। इतना कहकर उसने मीरा के गाल पर हल्का सा हाथ लगाया और उसके माथे को चूम कर बोला, तुम सो जाओ, अभी आता हूँ। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और क्रिस युग की बाजू पकड़कर वहां से ले गया। थोड़ी देर में दोनों ही मेंशन की छत पर आ गए। देव बोला, क्या हुआ? क्रिस ने कहा, इसे अभी गरिमा से मिलना है। देव बोला, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू गरिमा की रट लगाए बैठा है? अरे भाई, वह एक ही दिन में सबको जहर देकर मार देगी। युग बोला, वह सब मैं नहीं जानता, उसने मुझे फोन पर कहा है कि आ जाओ और आकर देख लो, बस मुझे उसे देखना है, कुछ भी करो, मुझे जाना है, जाना है, बस जाना है। देव ने युग को समझाते हुए कहा, तू समझ नहीं रहा, सीनियर रघुवंशी को पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। युग बोला, मैं झूठ बोलकर जाऊंगा भी नहीं, बताकर जाऊंगा, पर मुझे उससे मिलना है और अभी मिलना है। क्रिस बोला, देखो युग, मैं जानता हूँ तुम्हें उससे पूरी तरीके से प्यार नहीं हुआ और यह बात तुम भी अच्छे से समझते हो। तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है। मुझे लगता है तुम इस मामले से दूर हो जाओ, छोड़ दो गरिमा से मिलने की जिद, मत करो उससे शादी। युग ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की बातें मानी थी, अब तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी और अगर नहीं माननी तो बता दो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा।
क्रिस बोला, तू समझता क्यों नहीं? युग ने कहा, नहीं समझना, अगर सिवाय मामू मुझे मना करते तो मैं मान जाता, मना कर देता, लेकिन अब वह मेरे साथ और अगर सिवाय मामू मेरे साथ हैं तो मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। क्रिस ने दांत पीसते हुए कहा, सही कहते हैं पापा, इस घर को आधे से ज्यादा तो सिवाय भाई ने बिगाड़ कर रखा हुआ है। पहले ही हम लोग गलती कर चुके हैं, ऊपर से तू और एक गलती करने जा रहा है। एक बार फिर सोच ले, गरिमा अच्छी लड़की नहीं है। युग बोला, अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसकी आंखों में देखा है मैंने। कैसे समझाऊं तुम्हें, बस उसके आंखों पर बदले की पट्टी चढ़ी हुई है जो मुझे निकालनी है। देव बोला, तू यह सब ऐसे ही बोल रहा है, और अगर वह अच्छी होती तो तुझे केस में नहीं फंसाती। युग बोला, देव मुझे सच में गरिमा से बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ, और जब तक वह मेरे करीब नहीं आएगी मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाऊंगा। बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देव और क्रिस एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार क्रिस बोला, ठीक है भाई, अगर ओखली में सर दे ही दिया है तो अब मूसल से क्या डरना, चलो चलते हैं सिवाय भाई के पास, उनसे पूछ कर निकलते हैं। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और तीनों वहां से चले गए। तीनों ही सिवाय के कमरे के बाहर खड़े थे। क्रिस बोला, जा अब कुछ कह भाई से। युग ने सिवाय का कमरा खटखटाया। सिवाय ने दरवाजा खोला और युग को देखकर बोला, कहो जी, अब कौन सा बीड़ा उठाना है? युग ने कहा, मुझे उससे मिलना है, अभी मिलना है। सिवाय बोला, तो फिर जा, मुझे क्या बता रहा है, लेकिन अगर पिट कर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए, सिवाय रघुवंशी खानदान के बेटे हो, अकड़ कर जाना और अकड़ कर ही आना, समझ गए? तीनों ने हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन तीनों ही हैरान थे। तीनों ने ही नहीं सोचा था कि सिवाय इतनी आसानी से उन्हें परमिशन दे देगा, लेकिन सिवाय ने तो उन्हें ऐसे ही परमिशन दी जैसे वह एग्जाम देने जा रहे हो। तीनों ने गर्दन घुमाई और जाने लगे। सिवाय ने दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं क्या होगा। फिर उसने आर्या को देखा। सिवाय आर्या के पास आया, उसने उसके बालों को चूमा और फिर कबर्ड में से अपने गन निकाली और वहां से चला गया। वहीं वह तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। क्रिस ड्राइव कर रहा था, देव बिल्कुल बराबर में बैठा था और युग पीछे बैठा हुआ गरिमा को मैसेज सेंड कर रहा था, लेकिन गरिमा ने अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं किया। क्रिस बोला, आया उसका रिप्लाई? युग ने कहा, नहीं, मीठी छुरी है, इतनी जल्दी नहीं मानेगी। क्रिस ड्राइव करता हुआ बोला, मुझे तो कहीं से मीठी छुरी नहीं लगती, कमाल की लड़की है यार। सच में पहली बार हम भी मिले थे तो हमें लगा बहुत दुखियारी और बहुत मासूम और बड़ी बेचारी लड़की है, लेकिन यह नहीं पता था कि यह बेचारी लड़की हम तीनों को बेचारा बनाकर चली जाएगी। और तभी क्रिस ने गाड़ी ओबराय हाउस के बाहर रोकी। युग गाड़ी से उतरकर ओबराय हाउस को देखकर बोला, तो यह है मेरा ससुराल, अच्छा है, लेकिन हमारे मेंशन से ज्यादा सुंदर नहीं। देव और क्रिस भी गाड़ी से उतर गए। देव बोला, एक बार फिर सोच ले तू। युग ने कहा, सोच लिया, इसकी अक्ल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा, लगानी ही पड़ेगी। क्रिस ने कहा, एक बात कहूं? युग ने हल्का पीछे पलट कर देखा और बोला, बात को तो तुम कह लो, लेकिन वह मत कहना जो पिछले आधे घंटे से कह रहे हो। मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। क्रिस बोला, बात वह नहीं है, बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी जिंदगी में कोई और हो, मतलब वह नित्या की बेटी है, जो हो सकता है बिगड़ी हुई हो, पता नहीं कितनों के साथ क्लब गई हो और कितनों के साथ इंटीमेंट हुई हो। क्रिस ने इतना ही कहा था कि युग उसकी आंखों में देखने लगा, तो क्रिस को समझ आ गया कि युग से यह बात सुनी नहीं जा रही। कहीं ना कहीं युग का प्यार पुलिस स्टेशन के हादसे के बाद गहरा ही हो गया था। क्रिस बोला, अरे अच्छी है वाह। युग ने कहा, जो तुम बोल रहे हो वही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब है और वही कंफर्म करने जा रहा हूँ। अगर उसकी जिंदगी में कोई और हुआ तो वादा करता हूँ पलट कर उसकी तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं हुआ तो वादा करता हूँ कि वह तुझे चाचा ससुर कहकर और देव को जेठ कहेगी। इतना कहकर युग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई और वो ओबराय मेंशन की दीवार कूद कर अंदर चला गया। देव और कृष दोनों ही युग को जाते हुए देख रहे थे। देव बोला, यार उसका दिल टूट गया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे अभी से उसके लिए बुरा लग रहा है। क्रिस बोला, फिक्र मत कर, अगर उसका दिल टूट भी गया तो भी हमारी ही जीत है और नहीं टूटा तो भी हमारी जीत है। देव ने हैरान होकर क्रिस को देखा तो क्रिस बोला, हाँ हाँ सही कह रहा है, अगर गरिमा की जिंदगी में कोई और हुआ तो युग अपने कदम पीछे खींच लेगा, और अगर नहीं हुआ तो मानना पड़ेगा युग के प्यार का असर तो गरिमा पर भी हुआ है। दोनों ही मेंशन की तरफ देख रहे थे।
वहीं उनकी गाड़ी के करीब 2 मीटर पीछे एक और गाड़ी थी। उस गाड़ी में शिवाय और दिव्यांश थे। दिव्यांश ड्राइविंग सीट पर बैठा था, लेकिन शिवाय सो रहा था। दिव्यांश ने शिवाय की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, उठ, तू मुझे उठाकर ले आया और अब खुद सो रहा है। शिवाय ने झटके से आंखें खोली और बोला, नहीं नहीं, सोया नहीं हूँ यार, वह बच्चे अकेले आए थे ना, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। मुझे अजय और नित्या पर बिल्कुल भरोसा नहीं। इतना कहकर शिवाय ठीक से बैठ गया। दिव्यांश ने उसे पानी की बोतल दी और उसने पानी की बोतल ले ली। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद वह बोला, युग चला गया अंदर? दिव्यांश ने कहा, हाँ चला तो गया, पर मुझे भी घबराहट हो रही है। युग को कुछ हो गया ना, सारी जिंदगी सीनियर के सामने नजर नहीं उठा पाएंगे। शिवाय ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, शेर है हमारा, शेर। दिव्यांश बोला, यही तो, उस शेर के गले में गरिमा पट्टा ना बांध ले। शिवाय बोला, नहीं टेंशन मत ले, मिलने गया है ना, उससे हमारा युग बहुत अच्छा है। अरे उसके पास तो कोई भी रह लेगा, उससे प्यार करने लगेगा। गरिमा तो फिर भी जीती जागती एक लड़की है, 15 दिन रही है उसके साथ, थोड़ा बहुत असर तो उस पर भी हुआ होगा। उसने भी युग की अच्छाई देखी होगी, थोड़ी भी अक्ल हुई ना उस लड़की के अंदर, तो वह हमारे युग के साथ अपने आने वाली जिंदगी में खुश रहेगी, उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा की बालकनी तक पहुंच चुका था। युग बालकनी से होता हुआ कमरे में आया। गरिमा का कमरा बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत, हर जगह पिंक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का प्रिंट था। गरिमा खुद लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी और उस पर उंगलियां चला रही थी। युग ने गरिमा को देखा तो उसे गरिमा की कमर नजर आई। युग जाकर धड़ाम से उस बेड पर लेट गया। एकदम से आवाज होने की वजह से गरिमा ने हल्का सा पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वही युग ने अपने सर के नीचे हाथ लगाया और बोला, लो जानू, आ गया मैं, या देखने की तुमने क्या पहना है। फिर उसने गरिमा को ऊपर से नीचे तक देखा। गरिमा ने पिंक कलर का सिल्क नाइट सूट पहना था। युग बोला, कमाल है, तुम तो पिंक कलर में कयामत लगती हो। गरिमा गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए। युग बोला, घर तक नहीं, तुम्हारे कमरे तक, और बहुत जल्दी तुम्हारे दिल तक भी पहुंच जाऊंगा। गरिमा हाथ बांधकर गुस्से में बोली, और तुम्हें लगता है कि मेरे दिल तक पहुंचना बहुत आसान है? युग बोला, मुश्किल ही नहीं है, आधा दिल तक तो मैं पहुंच ही गया हूँ। तुम्हारे दिल में जो लास्ट वाला कमरा है ना, बस उसी पर कब्जा करना है। गरिमा बोली, मैं अभी तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवाती हूँ। युग बोला, सीरियसली, कैसे? इतना कहकर युग खड़ा हुआ। गरिमा जैसे ही चिल्लाने को हुई, युग ने गरिमा के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे वहीं दीवार से लगा दिया। इस वक्त गरिमा युग की आंखों में देख रही थी और युग गरिमा की आंखों में देख रहा था। युग बोला, गलती मत करना, मैं अकेला नहीं आया हूँ, तुम्हारे चाचा, ससुर और जेठ दोनों बाहर हैं। अगर मुझे खरोंच भी आई ना, तो वह इस घर में आग लगा देंगे, और यह नज़ारा तो पुलिस स्टेशन में देख चुकी हो। तुम्हें कोई बहू नहीं बनाना चाहता, लेकिन मेरी जिद की वजह से वह लोग तुम जैसी लड़की को रघुवंशी खानदान की बहू बना रहे हैं। गरिमा को गुस्सा आया। उसने युग के सीने पर हाथ रखकर दूर करते हुए कहा, मुझ जैसी मतलब? युग बोला, तुम जैसी मतलब खुद को देखा है? कितनी बदतमीज और करेक्टरलेस। यह सुनकर गरिमा की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने युग को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे करेक्टर पर उंगली उठाई ना तो जान से मार दूंगी। युग बोला, जैसे तुम्हें पता नहीं तुम कैसी हो, मुझसे पहले भी तो तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड थे। यह सुनकर गरिमा अंदर तक जल गई। उसने युग को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन युग ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और बोला, क्यों, सच्चाई बोल दी तो तुम्हें बुरा लगा? क्या यह सच नहीं है कि मुझसे पहले भी तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड थे और उनमें से किसी एक के साथ तो तुम बिस्तर पर? युग ने इतना ही कहा था कि गरिमा ने दूसरे हाथ से उसे मारना चाहा। युग ने गरिमा का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और फिर गरिमा के थोड़ा सा नजदीक जाकर बोला, बुरा लग रहा है ना, पर मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है कि तुम कितनी घटिया, गिरी हुई, बदतमीज, धोखेबाज, चुड़ैल, डायन, भूतनी, पता नहीं क्या क्या हो। गरिमा बोली, युग, जुबान संभाल कर मेरे घर में खड़े हो, मुझे ही बुरा भला कह रहे हो? युग बोला, तो क्या हो गया, जब तुम हो ही ऐसी तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड से तो मैं मिलने भी जाने वाला हूँ, देखूं तो तुम कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती हो। यह सुनकर गरिमा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, जो साफ बता रहा था कि गरिमा बेशक नित्या और अजय की बेटी थी, लेकिन वह करेक्टर लेस बिल्कुल नहीं थी। गरिमा की आंखों का पानी देखकर युग बोला, रोने से क्या होगा,
तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अब तो मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। गरिमा को ठेस पहुंची थी। किसी भी लड़की के कैरेक्टर के बारे में उंगली उठाई जाए उसी वक्त वह खुद को टूटा हुआ महसूस करती है, और गरिमा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करती हुई भरे गले से बोली, अगर विश्वास नहीं है तो जाओ यहाँ से। यहाँ क्या लेने आए हो? युग बोला, लेने नहीं आया बल्कि देने आया हूँ। गरिमा हैरानी से बोली, क्या देने आए हो? युग बहुत प्यार से गरिमा को अपनी तरफ खींचा और एक हाथ उसकी कमर पर लपेट कर अगले ही पल उसके होठों को कैप्चर कर लिया। गरिमा की आंखें तो हैरानी से फैल गई। युग ने गरिमा को एक मीठी सी किस की और फिर थोड़ा सा पीछे होकर बोला, मैं किसी का उधार नहीं रखता। तुमने मुझे फंसाने के लिए किस किया था ना? तुम्हारी किस तुम्हें वापस देने आया हूँ। गरिमा की आंखों में पहले ही पानी था, थोड़ा पानी और आ गया। वह युग को हैरानी से देखे जा रही थी। युग ने आंख मारते हुए कहा, क्या हुआ? मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? इतना कहकर उसने गरिमा को छोड़ दिया और सीधा उसके बेड पर लेट गया और फिर बोला, यार तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो और मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? गरिमा अब भी हैरानी से युग को देख रही थी। फिर वह अपने होश में आई और बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, निकलो यहाँ से वरना मैं सच में गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। युग बोला, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। जितना करना था कर चुकी, जितना बिगाड़ना था बिगाड़ चुकी। तुम्हें पता है तुम मुझे थप्पड़ मारती ना तो शायद मुझे इतना हर्ट नहीं होता जितना तुमने मुझे किस करके कर दिया। सिर्फ मेरी पहली किस, वह भी एक धोखेबाज लड़की के साथ। गरिमा अभी हैरानी से युग को देख रही थी। वहीं युग के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था और गरिमा का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होता जा रहा था। उसने एक बार फिर अपने इमोशंस को पोट्री बनाकर एक साइड रखा और बोली, तुम जाओगे कि नहीं? युग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाने वाला। आज रात तो मैं यहीं रहूंगा अपने ससुराल। वैसे तुम्हारे घर पहली बार आया हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी थोड़ी खातिरदारी करनी चाहिए? कम से कम पानी ही पिला दो। यह सुनकर गरिमा को गुस्सा आ गया। उसने टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और सीधा युग के मुंह पर फेंक दिया और बोली, पी लिया पानी, अब निकलो यहाँ से। युग अपने हाथों से अपना चेहरा साफ किया और बेड से उठ गया और अगले ही पल गरिमा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ गया। उसने गरिमा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ में उंगली दिखाते हुए बोला, मैं गुस्से में नहीं आया था, बहुत प्यार से आया था। लेकिन अगर तुम्हें गुस्से की ही भाषा समझ आती है तो चलो, अभी तो मैंने तुम्हारा उधार दिया है, थोड़ा इंटरेस्ट भी वापस दे दूं। यह सुनकर गरिमा की आंखें हैरानी से फैल गई। गरिमा ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई। युग प्यार से बोला, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे उकसाया है। इतना कहकर उसने गरिमा के नाइट सूट का एक बटन खोला। गरिमा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। गरिमा बोली, देखो युग, प्लीज यह सब मत करो, प्लीज यह सब मत करो। युग ने कहा, क्यों ना करूं? मैंने कहा ना, मैं कुछ गलत करने नहीं आया था, तुमने मुझे उकसाया है। इतना कहकर उसने अपनी एक उंगली गरिमा की गर्दन पर चलाई। गरिमा के आंसू निकल गए। गरिमा बोली, प्लीज युग, यह कोई तरीका नहीं है बदला लेने का, प्लीज युग। युग ने अपना चेहरा गरिमा के करीब किया और बोला, अच्छा, और जो तुमने किया वो तरीका सही था? तुम्हारे माँ बाप को मेरी फैमिली से बदला ही लेना था ना, तो उन्होंने मुझे आगे खड़ा कर दिया। तुम्हारा तरीका सही है और मेरा गलत। तुम मुझे किस कर सकती हो क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हारे इमोशंस हैं, लेकिन मैं लड़का हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे इमोशंस नहीं है जिसे तुम आज देखोगी। इतना कहकर उसने गरिमा की शर्ट का एक और बटन खोला। गरिमा गिड़गिड़ाते हुए बोली, युग प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। युग मेरी बात सुनो, युग प्लीज मत करो, युग प्लीज मत करो। युग कहते हुए गरिमा की आंखों में आंसू भी थे और गला पूरी तरीके से भर गया था। चेहरा तो पूरी तरीके से सफेद पड़ गया था। युग बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे गिड़गिड़ाने से मैं रुक जाऊंगा? और मैं रुकूंगा क्यों? मैं नहीं रुकने वाला। तुम्हें मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हें बेचारी बेचारी समझता रहा और तुमने क्या किया? मुझे पुलिस स्टेशन तक लेकर आ गई, वह भी अपने घटिया माँ बाप के कहने पर। इतना कहकर उसने अपनी एक उंगली गरिमा की गर्दन से थोड़ा नीचे की तो गरिमा फिर से गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्लीज युग, प्लीज युग, यह मत करो, प्लीज युग मत करो। युग ने जैसे ही गरिमा के तीसरे बटन पर हाथ लगाया तब गरिमा रोने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। युग
ने अगले ही पल गरिमा का खुला हुआ बटन फिक्स कर दिया और यह महसूस करके गरिमा ने हैरानी से आंखें खोली तो युग उसकी आंखों में देखकर बोला, छोड़ रहा हूं तुम्हें, अगर इस बार बदतमीजी की तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूं, तुम्हें जान से भी मार दूं ना, तो भी मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखा ना तुमने मेरे पापा की कितनी पावर है। इतना कहकर युग गरिमा से दूर हो गया। गरिमा जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अपने सबसे ऊपर वाला बटन फिक्स किया और बैठकर रोने लगी। उसने अपने पैर फोल्ड कर दिए। शायद अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। युग ने खुद पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस की। शायद वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। उसने हल्का सा गरिमा को हाथ लगाया तो गरिमा ने उसका हाथ झटक दिया। युग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह बोला, कमाल की लड़की है, ऐसी सिचुएशन में भी नखरे। यह सुनकर गरिमा ने युग को देखा। युग ने फिर से गरिमा के गाल पर हाथ लगाकर अंगूठे से उसके आंसू साफ किए तो गरिमा ने उसे वहीं मारना शुरू कर दिया। युग पीटता हुआ बोला, मेरी क्या गलती है? तो मेरे ऊपर पानी मत फेंकती और तो मैं यह सब करता ही नहीं। वहीं गरिमा युग को मारते हुए बोली, तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर, बदतमीज हो गए हो तुम। रघुवंशी फैमिली तो संस्कारों के लिए जानी जाती है और तुम मेरे साथ यह घटिया हरकत कर रहे थे। कहते कहते गरिमा युग को बड़े हक से मारे जा रही थी। युग ने अगले ही पल गरिमा के दोनों हाथों को पकड़ा। उनकी आंखों में देखकर बोला, रघुवंशी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानती हो, ओबराय फैमिली के बारे में भी जानती हो कि नहीं? इतना कहकर उसने गरिमा के हाथों को झटक दिया और फिर खड़ा होकर बोला, जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना बहू बनकर तुम रघुवंशी मेंशन ही आओगी। गरिमा भी बेड से उठ गई और गुस्से में बोली, सपना देख रहे हो तुम, देखते रहो सपना, सपने देखने में पैसे थोड़ी लगते हैं। युग बोला, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जुबान कंट्रोल में रखो, लेकिन तुम मानोगी नहीं। इतना कहकर वह गरिमा की तरफ एक कदम बढ़ा तो गरिमा 2 कदम पीछे हटकर बोली, लड़की हूं ना, इसीलिए यह सब कर रहे हो। युग बोला, अच्छा तो एक डील करते हैं, तुम अपने हाथ और जुबान कंट्रोल में रखोगी और मैं अपने हाथ कंट्रोल में रख लूंगा। तुम अगर मुझे पानी फेंक कर नहीं मारती तो मैं इस हद तक जाता ही नहीं, पर चलो आज मुझे तुम पर तरस आ गया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बाकी बातें फोन पर करेंगे। तुम्हें क्या क्या पसंद है सब कुछ बता देना, मैं शादी में सब कुछ मंगवा दूंगा। गरिमा दांत पीसते हुए बोली, मुझे कुछ भी पसंद नहीं, अब जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। युग बोला, मुझे भूख लगी थी लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं खिलाया, इस बार जा रहा हूँ, अगली बार मेरे लिए कुछ बनाकर रखना, तुम्हारे हाथ के खाना खाने की आदत पड़ गई है। गरिमा दांत पीसते हुए बोली, किसी दिन उसी खाने में जहर मिला दूंगी। युग बोला, वाह, तो तुमने मामा मामी को मिलाकर खिला भी दिया, मानना पड़ेगा तुम्हें शातिर बहुत हो। इतना कहकर युग जाने लगा और तभी गरिमा बोली, मैंने नहीं मारा मामा मामी को, बल्कि तुमने मारा है। यह सुनकर युग रुक गया। उसने हैरानी से पलट कर गरिमा को देखा और बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा या दिमाग ही नहीं है? युग ने गरिमा को देखा और बोला, सच्चाई का पता लगाओ और नहीं लगा सकती तो जुबान बंद रखो और डील याद रखना, अगर अपने हाथ कंट्रोल में रखोगी तो मैं भी अपने हाथ कंट्रोल में रख लूंगा। इतना कहकर वह बालकनी से चला गया, लेकिन तभी जोर से धड़क की आवाज आई। गरिमा की तो दिल की धड़कनें रुक गई। उसे लगा कि शायद युग को चोट लगी है। वह जल्दी से भागती हुई बालकनी में गई तो उसने देखा एक गमला टूटा हुआ था। फिर उसने देखा तो युग भागता हुआ ओबराय हाउस की दीवार को कूद रहा था। गरिमा खुद से बोली, यह क्या पिछले जन्म में चोर था? वहीं दूसरी तरफ युग बाहर आया। उसने अपने दोनों भाइयों को देखा और बाहें फैलाते हुए कहा, यार वह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। युग की बात सुनकर देव और क्रिस एक दूसरे को देखने लगे। देव ने कहा, क्यों, तुझे बिठाकर मेहमानगिरी कर रही थी? युग जल्दी से आगे आया और उसने देव को गले लगा लिया, फिर अपनी आंखें बंद की और बोला, भाई उसमें बहुत गुस्सा है, लेकिन वह बहुत इनोसेंट है, बहुत ज्यादा, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देव ने युग को दूर करके कहा, और यह बात उसे उसने तुझे बताई? तूने उससे पूछा और उसने साफ साफ बता दिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। युग बोला, तरीके से भाई, तरीके से पता लगाया, तुम नहीं समझोगे, आज तक उसे मेरे अलावा किसी लड़के ने हाथ नहीं लगाया। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठ गया। देव ने क्रिस को देखा तो क्रिस बोला, यार समझ जाना, जब तू सरगम के करीब गया होगा तो तुझे भी महसूस हुआ होगा कि उसका फर्स्ट टाइम है, ऐसे ही इसने कुछ जुगाड़ किया होगा।
चल अब घर चलते हैं यार, मेरी मीरा मेरे बिना सोई कि नहीं। इतना कहकर वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दिव्यांश ने जब युग को सही सलामत गाड़ी में बैठते हुए देखा तो फिर सिवाय की बाजू पकड़कर हिलाते हुए बोला, अबे तो फिर से सो गया, उठ जल्दी। सिवाय फिर से जल्दी से उठा और बोला, हाँ आ गया युग बाहर। दिव्यांश ने कहा, हाँ आ गया। सिवाय रिलैक्स हो गया, वह आंखें बंद करता हुआ बोला, तो फिर गाड़ी मेंशन ले चल, बहुत तेज नींद आ रही है। दिव्यांश ने गाड़ी घुमा ली और फिर एक हाथ से सिवाय के बालों को प्यार से सहलाया और फिर खुद में ही मुस्कुराकर बोला, सच में बहुत फिक्र करता है, बहुत ज्यादा। खुद भी नहीं सोया और मुझे भी नहीं सोने दिया। वहीं क्रिस अभी ड्राइव कर रहा था और फ्रंट मिरर में युग के चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर ओरिजिनल सी मुस्कुराहट थी। देव ने भी युग की मुस्कुराहट नोटिस की। वह बोला, यहाँ आकर कुछ फायदा हुआ या नहीं? युग ने कहा, दोनों मेरी मुस्कुराहट देख तो रहे हो, मेरी मुस्कुराहट देखकर पता नहीं चल रहा? देव बोला, हाँ चल रहा है, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता नित्या की बेटी को अपने घर लाने का। युग बोला, अब जो हो रहा है होने दो, एक ही बात को कितनी बार बोलोगे? क्रिस बोला, मैंने तो भाई तुझे समझाना ही छोड़ दिया, बस इसी बात का डर है कि तेरा दिल ना टूटे। युग बोला, नहीं टूटेगा, इस बार नहीं टूटेगा, टूटा तो पहले भी नहीं था। मैंने कौन सा उसे प्रपोज किया था, कौन सा उसने मुझे आई लव यू बोल दिया था, पर फिर भी कहीं ना कोई कनेक्शन तो था। खैर छोड़ो। और तभी क्रिस ने गाड़ी मेंशन के गार्डन में रोकी। तीनों गाड़ी से उतरे और अपने अपने कमरे में चले गए। युग अपने कमरे में आया तो आराम से बेड पर लेट गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वहीं क्रिस जब अपने कमरे में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मीरा बेड पर बैठी हुई कांप रही थी। मीरा को ऐसे देख कर क्रिस की तो जान ही निकल गई। वह भागता हुआ मीरा के पास आया और उसके सर को अपने सीने से लगाकर बोला, मीरा मीरा, ए छुटकी, क्या हुआ? मीरा ने अपने दोनों हाथ क्रिस की कमर पर लपेट दिए और रोने लगी। क्रिस की तो जैसे दिल की धड़कनें ही रुक गई। उसने फिर से प्यार से पूछा, छुटकी, ए छुटकी, क्या हुआ? फिर से बुरा सपना देखा? मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और क्रिस मन ही मन बोला, इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन मेरी मीरा की बेचैनी वैसी की वैसी ही है। आखिर कौन सा था वह गौरव, कैसे पता लगाऊं? इतना कहकर उसने मीरा को प्यार से बेड पर लिटाया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। मीरा अब भी डर के मारे कांप रही थी। क्रिस मीरा के बराबर में लेट गया। उसने मीरा का सर अपने बाजू पर रखा और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, मीरा सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ और कुछ नहीं होगा, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, चलो सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और आंखें बंद कर ली। लेकिन अब क्रिस को नींद नहीं आने वाली थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वह करे तो क्या करे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मीरा जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक अपने अपार्टमेंट के बाहर रोकी। उसके पीछे अभिमान बैठा हुआ था। अनिरुद्ध बोला, अभिमान उतर। अभिमान उतर गया और अनिरुद्ध ने बाइक पार्क कर दी। दोनों ही लिफ्ट के अंदर आ गए। दोनों का ही चेहरा बहुत ज्यादा थका हुआ था। आज उन्होंने बहुत काम किया था। अभिमान तो इतना थक गया था कि ड्राइव करने की हालत में बिल्कुल नहीं था और इसीलिए वह रिक्वेस्ट करके अनिरुद्ध के साथ बाइक पर ही आ गया। दोनों ही कॉरिडोर में पहुंच चुके थे। अनिरुद्ध बोला, मैं जानता हूं तू थक गया है, लेकिन फिर भी आज पार्टी अटेंड करना बहुत जरूरी है, जल्दी से तैयार होकर आओ, फिर साथ में चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और तुम सोते ही रहो। इतना कहकर अनिरुद्ध अपने फ्लैट के अंदर चला गया। वहीं अभिमान थकावट भरी आवाज में बोला, साला कितना डांटता है, जैसी बहन वैसा भाई, एक नंबर का। इतना कहकर अभिमान भी अपने फ्लैट में आ गया। लेकिन जैसे ही वह फ्लैट में आया वैसे ही उसे सोफा दिखाई दिया और वह जाकर सोफा पर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। लेकिन तभी उसके मुंह पर एक बहुत सारा पानी आकर गिरा। अभिमान हड़बड़ाहट में उठ गया और बोला, सिट, लगता है बाथरूम में सो गया। लेकिन तभी उसके सामने अनिरुद्ध हाथ बांध कर बोला, क्या कहा था मैंने कि फ्लैट में जाकर सो मत जाना, लेकिन तुम सो गए। अभिमान ने टाइम देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह पिछले 1 घंटे से सो रहा था। अभिमान बोला, बस 2 मिनट में तैयार होकर आया। इतना कहकर वह स्पीड से भागता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया।
20 मिनट बाद तैयार होकर बाहर आया। दोनों ने ही ब्लैक सूट पहना हुआ था और इसमें दो राय नहीं थी कि दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे। अभिमान ने धीरे से पूछा, आराध्या हमारे साथ चलेगी? अभिमान की बात सुनकर अनिरुद्ध ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाई और बोला, बस हम जाएंगे और आएंगे, एंजॉय नहीं करेंगे? और वैसे भी वह प्रेग्नेंट है, उसका पार्टी में जाना ठीक नहीं है। मुझे पता चला है 3rd क्लास की पार्टी है। वहीं अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वह अनिरुद्ध के पीछे पीछे अपने फ्लैट से निकल गया। दोनों ही बाहर आए। अनिरुद्ध बोला, गाड़ी से चलना है या मैं बाइक निकालूं? अभिमान ने कहा, नहीं, अब तो गाड़ी से चल सकते हैं, वैसे भी 1 घंटा सो गया तो थकावट दूर हो गई। इतना कहकर उसने गाड़ी निकाली जो ड्राइवर छोड़ कर गया था और दोनों जीजा साले एक गाड़ी में बैठ कर चले गए। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रोकी। दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरे। अनिरुद्ध बोला, यहाँ आना जरूरी था? अभिमान ने कहा, जरूरी तो नहीं था, लेकिन पापा कहते हैं सबसे बना कर रखनी चाहिए, क्या पता कौन कहाँ कब काम आ जाए। अनिरुद्ध और अभिमान उस पार्टी के अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वह दोनों पार्टी के अंदर आए, दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। पार्टी के अंदर शिवांगी थी। शिवांगी को वहां देखकर दोनों को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह पार्टी उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वहीं शिवांगी भागते हुए अनिरुद्ध के पास आई और अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, यहाँ क्यों आई हो और किसके साथ आई हो? शिवांगी बोली, किसी के साथ नहीं, बस सिवाय पापा ने बताया कि तुम इस पार्टी में हो। मैंने उनसे यहाँ आने की जिद की तो उन्होंने मुझे ड्राइवर के साथ भेज दिया। अभिमान ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर उसने शिवांगी की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ खींचा और बोला, पागल हो गई हो? हर जगह तुम्हारे जाने लायक नहीं है, समझदारी क्यों नहीं? शिवांगी बोली, अनिरुद्ध से मिलने का मन कर रहा था। अनिरुद्ध ने कहा, इसका मतलब यह तो नहीं कि किसी भी वक्त आ जाओ? कुछ सोचती भी हो या नहीं? मिलने का मन कर रहा था तो ऑफिस आ जाती, घर आ जाती, अभिमान के फ्लैट में आ जाती। शिवांगी ने आसपास नजर घुमाई और बोली, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अनिरुद्ध और अभिमान ने भी आसपास नजर घुमाई और फिर दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली। जो शिवांगी नहीं देख रही थी वह दोनों देख रहे थे। अभिमान ने फिर अनिरुद्ध की कमर पर हल्का सा हाथ रखा और रब करते हुए कहा, अब आ गई हो तो आ गई, कोई बात नहीं, हम कौन सा ज्यादा देर रुकेंगे, मिस्टर सिंघानिया के रिश्तेदारों से मिलेंगे और चले जाएंगे। अनिरुद्ध ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और शिवांगी का हाथ पकड़कर बोला, अब कहीं मत जाना, यहीं रहना, मेरा हाथ तो बिल्कुल मत छोड़ना। शिवांगी बोली, मैं तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा मूड नहीं है बकवास सुनने का। शिवांगी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया और फिर वह चुप हो गई। वहीं अनिरुद्ध और अभिमान दोनों ही एक आदमी के पास गए और उससे बातें करने लगे, लेकिन उस आदमी की नजर शिवांगी पर ही टिकी हुई थी। शिवांगी ने डार्क ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी खूबसूरती पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि वह बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी ताकि अनिरुद्ध को इम्प्रेस कर सके, लेकिन अनिरुद्ध का ध्यान तो बस उस पार्टी में था जो शिवांगी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और तभी वह आदमी अनिरुद्ध को देखकर बोला, यह आपकी? अभिमान बोला, मेरी बहन और इसकी होने वाली बीवी। उस आदमी ने एक गंदी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, काफी खूबसूरत है आपकी बीवी। अनिरुद्ध और अभिमान दोनों को ही गुस्सा आ गया, लेकिन फिलहाल तो वह कुछ नहीं कर सकते थे। तभी अभिमान बोला, आपसे मिलना था, मिल लिए, अब चलते हैं। इतना कहकर वह तीनों जाने के लिए मुड़े, लेकिन तभी वह आदमी बोला, अरे रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो यहाँ बहुत कुछ होना बाकी है। अभिमान और अनिरुद्ध दोनों ने पलटकर उस आदमी को देखा तो आदमी ने कहा, हमने कुछ लड़कियां बुलाई हैं, तभी तो यहाँ प्रोग्राम होगा। यह सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान दोनों को ही गुस्सा आने लगा, लेकिन दोनों ही शांति से काम ले रहे थे। थोड़ी देर बाद तीनों ही एक सोफे पर बैठ गए और तभी वहां कुछ लड़कियां आईं जो अजीब से कपड़े पहनकर डांस कर रही थी। यह नजारा देखकर शिवांगी की आंखें हैरानी से फैल गई। वही अनिरुद्ध ने गुस्से में शिवांगी को देखा और दांत पीसते हुए बोला, मना किया था ना, लेकिन तुम तो कसम खा रखी हो जैसे मुझे परेशान करने की। अभिमान ने अनिरुद्ध को शांत रहने का इशारा किया। वहीं शिवांगी ने धीरे से कहा, यह सब तो मैंने टीवी में देखा था। अनिरुद्ध बोला, अब रियलिटी में देख लो। वह लड़कियां नाच रही थी और कुछ लड़के उन पर पैसे उड़ा रहे थे। वहां औरतें ना के बराबर थी और जो भी थी वह बहुत
अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अभिमान बोला, यह है कौन? और मिस्टर सिंघानिया नहीं आए? अनिरुद्ध ने कहा, मिस्टर सिंघानिया नहीं जाते, वह अपने घर पर ही रहते हैं और यह उनका साला है। बहुत ही बदतमीज है, पार्टी देखकर नहीं लग रहा कैसा इंसान है। मैं आना नहीं चाहता था पर आना पड़ा और इसीलिए आराध्या को यहाँ लेकर नहीं आना चाहता था। अभिमान बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, फिर निकल जाएंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही डांस होता रहा और तभी एक लड़की आई। उसने नाचते हुए अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे खींचने लगी। अभिमान ने गुस्से में उसे देखा और उसने अभिमान की बाजू छोड़ दी। फिर वह नाचते हुए अनिरुद्ध के पास आई और उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और एक तरफ से बाजू खींचने लगी। दूसरी तरफ से शिवांगी ने उसकी बाजू पकड़कर खींचा और उस लड़की को देखकर गुस्से में बोली, यह मेरा अनिरुद्ध है, तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो? अभिमान और अनिरुद्ध दोनों ने उस नाचने वाली लड़की को गुस्से में देखा और वह लड़की वापस चली गई। कुछ देर तक तीनों ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब शिवांगी को भी समझ आ गया था कि उसे नहीं आना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते थे। थोड़ी देर बाद अभिमान खड़ा हुआ और उस आदमी के पास जाकर बोला, अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। इतना कहकर अभिमान जैसे ही पलटा वैसे ही वह आदमी बोला, चले जाइएगा, मना किसने किया है, लेकिन जरा एक ठुमका इस लड़की से भी लगवा दो। यह सुनकर अभिमान की आंखें लाल हो गई और वहीं अनिरुद्ध गुस्से में खड़ा होकर उस आदमी को देख रहा था और शिवांगी ने तो डर कर अनिरुद्ध की बाजू ही पकड़ ली। उस आदमी ने हंसकर कहा, अरे आप दोनों तो गुस्सा हो गए, सोच लीजिए क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि अगर मैंने अपने जीजा से कह दिया कि तुम्हारे भेजे हुए मेहमानों ने मेरी बात नहीं मानी तो वह तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट बंद कर देंगे और उसके बाद तो जानते ही हो ना तुम दोनों को कितना दुख होगा। अगर इस नुकसान से बचना चाहते हो तो कह दो इस लड़की से एक दो गाने पर नाच ले, हमारा भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अभिमान ने पलटकर गुस्से में उस आदमी को देखा तो आदमी बोला, ऐसे गुस्से में मत देखिए, कहीं ऐसा ना हो मेरी डिमांड थोड़ी और बढ़ जाए और मैं इसे बिस्तर तक। उस आदमी ने इतना ही बोला था कि अभिमान ने खींचकर पंच उसे मारा। वह आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा और दांत पीसते हुए कहा, मारो सालों को। फिर क्या था, अभिमान और अनिरुद्ध दोनों फार्म में आ गए और वहां जितने भी आदमी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लेकिन अभिमान और अनिरुद्ध के साथ दो तीन आदमी भी थे जो उन लोगों को पीट रहे थे। देखते ही देखते अभिमान और अनिरुद्ध ने 7-8 आदमियों को तसल्ली से पीट दिया। वह सारे वहीं जमीन पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। अनिरुद्ध फिर आगे आया और उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा और बोला, तेरे जीजा से डरते नहीं है? और तेरे जीजा को क्यों? तू जिसके भी जीजा को कहता है वह पहले अपने। इतना कहकर अनिरुद्ध ने उस आदमी के कॉलर पकड़कर उठाया और वहीं धड़ाम से जमीन पर पटक दिया और फिर उंगली दिखाकर बोला, अब जिससे कहना है कह ले। अनिरुद्ध किसी से डरता नहीं। अभिमान ने भी अपनी बाजू अभी तक चढ़ाई हुई थी, उसने भी अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से में कहा, तू जानता नहीं हम कौन है? अभिमान रघुवंशी, शिवाय रघुवंशी का बेटा हूँ। शिवाय का नाम सुनकर उस आदमी के चेहरे पर डर आ गया। वह हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप मिस्टर रघुवंशी के बच्चे हैं। अभिमान बोला, अब तो पता चल गया ना, और तूने जिस लड़की को नाचने के लिए कहा है ना वह मेरी बहन है। अगर मेरे पापा को पता चल गया कि तूने उस लड़की के बारे में इतनी गंदी बात कही तो तुझे आज ही मार देंगे, इसलिए मैं तुझे वार्न करता हूँ कि इंडिया छोड़कर भाग जा, वरना पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और बोला, चल हम चलते हैं। वहीं अनिरुद्ध पलटा और शिवांगी को गुस्से में देखने लगा। शिवांगी समझ गई कि जैसे पहले अनिरुद्ध उसे शिवाय के पास लेकर गया था आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अनिरुद्ध तेज कदमों से शिवांगी के पास आया, उसने उसकी बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ लेकर चला गया। अगले 1 घंटे में अनिरुद्ध शिवांगी को खींचता हुआ मेंशन लेकर आया और उसने मेंशन के सोफे पर शिवांगी को धक्का देते हुए कहा, शिवाय रघुवंशी कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। खुद को क्या समझते हो? ऐसी छोटी छोटी हरकतें करोगे तो मैं इस परिवार को माफ कर दूंगा, अपनी बहन की जिंदगी को भूल जाऊंगा। वहीं अभिमान ने अपनी आंखें बंद की और सोफे पर बैठ गया। पता नहीं यह डायलॉग वह कितनी बार सुन चुका था, अब तो वह इस बात पर रिएक्ट भी नहीं करता था। अनिरुद्ध फिर चिल्लाया, मिस्टर शिवाय रघुवंशी बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। और तभी शिवाय की आवाज हर्षवर्धन के कानों में गई, जो कि स्टडी रूम में बैठा हुआ बुक पढ़ रहा था और हीर उसका सर दबा रही थी। हर्षवर्धन ने प्यार से कहा, पीहू की मम्मी, शिवाय को कोई आवाज लगा रहा है।
हीर सिर दबाते हुए बोली, हाँ शायद अनिरुद्ध आया है। यह सुनकर हर्षवर्धन ने जल्दी से बुक बंद की और हल्का सा गर्दन घुमाकर हीर को देखा और बोला, तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकती हो? हीर बोली, तो क्या करूं? हर्षवर्धन बोला, शिवाय ने तो सबको पागल कर दिया है। इतना कहकर वह तेज कदमों से स्टडी रूम से बाहर चला गया। वहीं हीर भी एक गहरी सांस लेकर बोली, चलो पीछा छूटा, सिरदर्द ना हो गया, मेरे जी का जंजाल हो गया। हर्षवर्धन अपना चश्मा ठीक करता हुआ बाहर आया। हर्षवर्धन ने अनिरुद्ध को देखा और प्यार से कहा, अनिरुद्ध तुम आओ बैठो। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, बैठने नहीं आया हूँ, आज मिस्टर शिवा रघुवंशी को उनकी गलती याद दिलाने आया हूँ। उन्होंने क्या किया है, क्या गलत किया है? वह कुछ भी करते हैं वह सही होता है। इतने में शिवाय की आवाज आई, हुआ क्या? अनिरुद्ध ने ऊपर देखा तो शिवाय सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ रहा था। अनिरुद्ध बोला, आपने शिवांगी को कहाँ भेजा था? शिवाय ने कहा, मिस्टर सिंघानिया के किसी रिश्तेदार की पार्टी में। अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, और क्यों भेजा था? आप जानते भी हैं उस पार्टी में क्या हो रहा था? लड़कियां नाच रही थी, उन पर पैसे उड़ाए जा रहे थे और वह मिस्टर सिंघानिया का रिश्तेदार हमारी शिवांगी को नाचने के लिए कह रहा था। और आपकी समझदारी की वजह से मुझे समझ नहीं आता, अंकल आप चाहते क्या हैं? शिवाय बहुत प्यार से बोला, वह तुमसे मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए मैंने भेज दिया। अनिरुद्ध बोला, वह कल को मरने की जिद करेगी तो उसे जहर दे देंगे, उसका सही और गलत नहीं सोचेंगे। कैसे हैं आप, समझते क्यों नहीं? अगर आज मैं और अभिमान नहीं होते तो जानते भी हो वह हमारी शिवांगी से क्या करवाता। शिवाय बोला, अरे यार 10 मिनट पहले ही तो पहुंची थी। अनिरुद्ध ने कहा, और उन 10 मिनट में कुछ हो जाता तो? शिवाय ने इस बार अनिरुद्ध की आंखों में देखकर एक अक्कड़ के साथ कहा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो शिवाय रघुवंशी की बेटी को हाथ भी लगा दे, और वह वहां अकेले नहीं थी, 4 बॉडीगार्ड भेजे थे मैंने। शिवाय की बात सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान को याद आया कि जब वह उन आदमियों को पीट रहे थे तो वहां 2-3 बॉडीगार्ड उनके साथ उन आदमियों को पीट रहे थे। अभिमान बोला, मतलब वह आदमी आपने भेजे थे? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी फूल सी बच्ची को ऐसे ही कहीं भी भेज दूंगा? अनिरुद्ध गुस्से में बोला, यू नो मिस्टर शिवा रघुवंशी, जब शिवांगी मेरे साथ थी तो बिल्कुल सेफ थी, लेकिन जब से यहाँ आई है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है इसके साथ, आपसे इसे संभाला नहीं जा रहा। तो इतना कहकर अनिरुद्ध रुक गया। शिवाय बोला, हाँ नहीं संभाला जा रहा तो बताओ, अनिरुद्ध बारात लेकर कब आ रहे हो? अनिरुद्ध बोला, आप मुझसे ऐसी बात मत किया कीजिए। इतना कहकर वह जाने लगा और तभी शिवाय ने भी गुस्से में कहा, क्यों ना करूं, कब तक मुंह बनाकर घूमोगे? बताओ मुझे क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे पैर पकड़ूं, तुम्हारे पैर छूकर माफी मांगू, या तुम्हारे पापा के पैर छूकर माफी मांगू? बताओ मुझे, जैसा तुम कहोगे वैसा कर दूंगा। अनिरुद्ध के पैर रुक गए। उसने हल्का सा पलटकर शिवाय को देखा। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को शिवाय की बात बुरी लगी। वह अच्छे से जानता था शिवाय रघुवंशी किसी के सामने झुकता नहीं, लेकिन आज अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर अनिरुद्ध के सामने झुकने के लिए तैयार है। शिवाय एक कदम अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा और बोला, कहाँ गया तुम्हारा गुस्सा? तुम्हारे चेहरे पर इस वक्त गुस्सा नहीं दिख रहा, बोलो, निकालो अपना गुस्सा, जैसे उस रात निकाल कर गए थे। अनिरुद्ध चुपचाप खड़ा हुआ, सुनता रहा, क्योंकि अच्छे से जानता था कि मेरे बेटे की गलती है, लेकिन एक बात कहूं, गलती आराध्या की भी है। अभिमान कैसा है मैं जानता हूँ, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन आराध्या तो समझदार है ना। यह सुनकर अनिरुद्ध हैरानी से शिवाय को देखने लगा। शिवाय बोला, क्या हुआ? अपनी बहन की गलती सुनी नहीं जा रही? अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। वहीं अभिमान हैरानी से शिवाय को देख रहा था। अब शिवाय ने फिर कहा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आराध्या समझदार है तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स पर यकीन क्यों किया? क्या वह नहीं जानती थी कि अभिमान की जिंदगी में उसके अलावा कोई और लड़की नहीं है? और अगर उसने अभिमान पर शक था तब भी वह अभिमान से ठीक से बात कर सकती थी, लेकिन नहीं, वह गई सीधा रघुवंशी इंडस्ट्रीज, जहां उसका फायदा उठाकर उसे होटल में भेज दिया गया। वहां उसने किसी भी लड़के को देख लिया और अभिमान समझ लिया और घर आकर अभिमान से लड़ने लगी। क्या तुम्हारी बहन को अपने रिश्ते पर थोड़ा भी यकीन नहीं था? क्या उसे रघुवंशी खानदान के बेटे पर यकीन नहीं था? अगर उसे शिकायत भी थी तो वह भी मुझसे या आर्या से बात कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह भी अभिमान से उतना ही लड़ी जितना अभिमान उससे लड़ा, लेकिन फिर भी मैंने अभिमान को डांटा। उस बच्ची को कुछ नहीं कहा, पता था, क्योंकि
मैं जानता था वह प्रेग्नेंट थी। उसका मूड स्विंग हो रहा था, लेकिन गलती तो आराध्या की भी है ना। उसे भी अभिमान से खुलकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अभिमान से खुलकर बात नहीं की, बल्कि सीधा उस पर इल्जाम लगा दिया। उसके बावजूद भी मैं उस रात तुम्हारी बातें सुनता रहा, क्योंकि मैं अभिमान की गलती ज्यादा मानता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आराध्या की गलती इग्नोर कर दी। पूरी फैमिली बस शिवाय को ही देख रही थी, किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। इतने में शिवाय ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अनिरुद्ध को देखकर बोला, आखिर कब तक नाराज रहोगे? जब तक तुम नहीं मानोगे आराध्या इस मेंशन में वापस नहीं आएगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता इसी घर में पैदा हो, अपने नाना के घर नहीं। पर मुझे यह भी समझ नहीं आता मैं क्या करूं कि तुम मान जाओ। मैं सिर्फ गुस्से से नहीं कह रहा हूँ अनिरुद्ध, दिल से कह रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे पैर पड़ूं तो क्या तुम माफ कर सकते हो? तुम कहोगे तो मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे पैर छूने के लिए तैयार है। बोलो अनिरुद्ध, क्या करूं मैं ऐसा कि तुम मान जाओ? तुम्हारी एक माफी के लिए हम सब बेचैन रहते हैं, रातों को नींद नहीं आती। यह सुनकर दिव्यांश ने शिवाय को देखा और उसे वह पल याद आ गया जब वह हाउस के बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे और शिवाय आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। दिव्यांश मन में बोला, यह कितना नौटंकीबाज है। शिवाय ने एक नजर दिव्यांश को देखा और फिर मन ही मन बोला, ऐसे डायलॉग नहीं मारूंगा तो यह इमोशनल नहीं होगा। चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर उसने फिर से अनिरुद्ध को देखा और बोला, बता अनिरुद्ध, ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाए? ऐसा क्या करूं दोनों की फैमिली में फिर से निखार आ जाए? ऐसा क्या करूं कि तू खुशी खुशी बारात लेकर आए और मैं अपनी शिवांगी का कन्यादान कर दूं? बता मुझे, तू भी जानता है कि मेरी शिवांगी तेरे बिना नहीं रह सकती। यहाँ इसे सब कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता तो वह अनिरुद्ध दिन रात उठते बैठते बस एक ही नाम जपती है, अनिरुद्ध का। अरे इतना तो इसने भगवान का नाम नहीं लिया जितना तेरा नाम लेती है। यह अच्छे से जानती है कि मैं इसका पापा नहीं हूँ और ना ही आर्या इसकी माँ, लेकिन आज तक इसने कभी भी अपने सगे माँ बाप के बारे में नहीं पूछा। पता है क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में वह बात आती ही नहीं। तेरे अलावा इसे कुछ नहीं सूझता, कुछ भी नहीं। बता अनिरुद्ध, ऐसा क्या करूं कि तू मान जाए? अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। पूरी फैमिली में सन्नाटा। एक नजर शिवांगी को देखा और शिवांगी उठकर अनिरुद्ध के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम मुझसे शादी करोगे ना? अनिरुद्ध के पास अब जवाब नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह सिचुएशन ऐसी थी कि वहां हाँ बोलना उसके लिए थोड़ा अजीब सा था। उसने शिवांगी की आंखों में देखा। शिवांगी ने एक बार फिर कहा, बताओ ना अनिरुद्ध, कितनी बार तो पूछ चुकी हूँ, एक बार फिर पूछती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे ना? अनिरुद्ध ने अपना हाथ झटके और शिवांगी के हाथों से छुड़ाया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवांगी भी भागती हुई अपने कमरे में चली गई। अब शिवांगी अपने कमरे में जाकर रोने वाली थी, वहीं शिवाय ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर तक ऐसे ही शांत रहे, फिर उसने हीर की तरफ देखकर कहा, चाची शिवांगी की शादी की तैयारी करो, तुम्हारा जमाई मान गया। यह सुनकर सब हैरानी से शिवाय को देखने लगे। सबने एक साथ कंधे उचका दिए। शिवाय बोला, लड़कियों की चुप्पी में हाँ होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह लड़कों की चुप्पी में भी हाँ होती है। अनिरुद्ध वहां से सीधा घर आया। घर आकर वह सिटिंग एरिया में बैठ गया। उसके कानों में बार बार शिवाय की बातें घूम रही थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं ना कहीं गलती तो आराध्या की भी होगी, बेशक थोड़ी सी हो। यह सोच अनिरुद्ध सीधा आराध्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, आराध्या अंदर आ जाऊं? आराध्या जो कि बालकनी में खड़ी थी, उसने पलट कर अपने कमरे के गेट की तरफ देखा और बोली, हाँ भाई आ जाओ, आपको कब से पूछने की जरूरत पड़ गई? अनिरुद्ध अंदर आया और सीधा बालकनी में चला गया और आराध्या को देखकर बोला, आराध्या, अनिरुद्ध ने जिस रात तुझे घर से निकाला था उस रात को तुमने भी अभिमान की फोटो किसी लड़की के साथ देखी थी? यह सुनकर आराध्या पहले तो हैरान हुई, फिर उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, कोई कनिका नाम की लड़की थी, तो उसी के साथ देखा था और वह खुद को उनकी पत्नी बता रही थी। और यह बात अभी तक अभिमान ने पूरी क्लियर भी नहीं की है। अनिरुद्ध बोला, और क्लियर नहीं की है मतलब तूने उससे यह बात पूछी? आराध्या ने नाम में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, क्यों नहीं पूछी? आराध्या अब चुप हो गई। अनिरुद्ध बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आराध्या, क्या तुमने उससे बात क्लियर करने की कोशिश नहीं की? आराध्या बोली, उस रात पूछा था, लेकिन उससे पहले ही मेरे और उनके बीच में बहुत जबरदस्त बहस हो गई और उसके
उसके बाद से यह बात दब गई। अनिरुद्ध ने आराध्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाई और बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि अभिमान का किसी लड़की के साथ अफेयर होगा या वह किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व होगा? आराध्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए शर्मिंदगी के साथ कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो वह अपना मेंशन छोड़कर यहाँ मेरे आगे पीछे नहीं घूमते। आप भी जानते हैं अभिमान को लग्जरी लाइफ की आदत है, उसके बाद भी वह यहाँ पर है। अनिरुद्ध बोला, अगर तुम्हें उस पर इतना यकीन है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? आराध्या बोली, आपको नाराज कर नहीं जाना चाहते थे। अनिरुद्ध बोला, आराध्या मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो अभिमान बिल्कुल भी वैसा नहीं है। उसका किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है और यहाँ मैं तुम्हारी गलती मानता हूँ। अगर तुम अभिमान से आराम से बात करती तो शायद वह तुम्हें मेंशन से निकालता ही नहीं। उसे उसके किए की सजा मिल गई है, उसे और मत तड़पाओ। मैं तुमसे अभिमान से नाराज नहीं हूँ, तुम अपने घर जा सकती हो। आराध्या हैरानी से अब अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध बोला, मैं उस वक्त गुस्से में था, बहुत गुस्से में, लेकिन यह नहीं जानता था कि थोड़ी बहुत गलती तुम्हारी भी है। अनिरुद्ध, अभिमान कैसा है सब जानते हैं, लेकिन तुमसे तो समझदारी की उम्मीद रख सकता था ना। लेकिन तुमने भी समझदारी से काम नहीं लिया, बल्कि किसी की भेजी हुई फोटो पर यकीन कर लिया और पहुंच गई उससे होटल मिलने। क्या तुम थोड़े वक्त तक इंतजार नहीं कर सकती थी, या घर में किसी और को उन फोटो को दिखाकर बात नहीं कर सकती थी? कर सकती थी ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चलो, अब जो भी हुआ उस पर मिट्टी डालते हैं और अब खुशी खुशी अभिमान के साथ मेंशन चली जाओ। और यह मैं दिल से बोल रहा हूँ। आराध्या की आंखों में पानी आ गया, वह अब भी अनिरुद्ध को ही देखे जा रही थी। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथों से अपनी बहन के चेहरे को भरा और प्यार से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, अभिमान इतना बुरा नहीं है, वह अच्छा है। और यह मैं समझ गया, जो लड़का अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ तुम्हें मनाने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, वह गलत हो ही नहीं सकता। मानता हूँ उसने बचपन से लेकर आज तक मुझे बुरा कहा, लेकिन मैं उसे इसके लिए माफ करता हूँ और खुशी खुशी तुम्हें उसके साथ जाने के लिए आज़ादी देता हूँ। आराध्या ने कसकर अनिरुद्ध को गले लगा लिया। वहीं अनिरुद्ध की आंखों में भी पानी आ गया। वह माफी मांगते हुए बोला, मेरी थोड़ी सी अक्कड़ की वजह से तुम कितने महीनों अपने पति से दूर रही, जबकि अभिमान तो तुम्हें मनाने के लिए आ गया था। सब मेरी वजह से हुआ। आराध्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, आपकी वजह से नहीं हुआ, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अनिरुद्ध ने बालकनी से नीचे की तरफ देखा तो तभी अभिमान की गाड़ी आकर वहां रुकी थी। अभिमान अब भी थका हुआ लग रहा था। सच में जब से उसने अनिरुद्ध के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तब से अनिरुद्ध उससे कुछ ज्यादा ही काम करवाता था, और वह भी बिना किसी शिकायत के काम करता रहता था। अनिरुद्ध मन ही मन बोला, सच में अभिमान बहुत अच्छा। और वहीं अभिमान गाड़ी से उतरकर सीधा अपार्टमेंट के अंदर चला गया। अनिरुद्ध ने आराध्या की तरफ देखा और कहा, आराध्या, लगता है अभिमान आ गया, तुम जाओ और उसे बताओ कि मैंने उसे माफ कर दिया और तुम दोनों खुशी खुशी साथ में रहने के लिए आजाद हो गए। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं जाती हूँ। और वह वहां अभिमान के पास जाने के लिए चली गई। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।